17 जनवरी 1950 बोस्टन में एक सामान्य सी लगने वाली रात, लेकिन सतह के नीचे लालच और महत्वाकांक्षा से भरे 11 लोग अमेरिकी इतिहास की सबसे सावधानी से प्लान की गई डकैती को अंजाम देने वाले थे। महज 35 मिनट में वे आज के हिसाब से $3 करोड़ से ज्यादा की रकम लेकर गायब हो गए। ये उस डकैती की कहानी है जिसने पूरे अमेरिका को हिला दिया था। एक ऐसी घटना जिसने हॉलीवुड की सबसे सफल फिल्मों में से एक को प्रेरित किया, और एक ऐसा ऑपरेशन जो सिर्फ एक आदमी की नाराजगी की वजह से पूरी तरह ध्वस्त हो गया। यह है ग्रेट ब्रिंक्स रॉबरी की कहानी, असली ओशियंस 11। 1940 के दशक में बोस्टन में एक मशहूर इमारत थी। यह इमारत इतिहास के लिए नहीं, बल्कि इसलिए मशहूर थी क्योंकि यह एक विशाल तिजोरी की तरह थी, जिसमें लाखों करोड़ों डॉलर नकद, चेक और दूसरी कीमती चीजें रखी जाती थीं। यह इमारत थी ब्रिंक्स कंपनी की, जो उस समय बोस्टन, मैसाचुसेट्स में स्थित एक वित्तीय सुरक्षा कंपनी थी। उस दौर में ब्रिंक्स की यह इमारत पूरे देश में सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक मानी जाती थी। एक अटूट तिजोरी जिसे कोई चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक शख्स को यह बात हजम नहीं हुई। एंथनी पिनो, बोस्टन के नॉर्थ एंड में छोटी मोटी चोरियों के लिए कुख्यात अपराधी, ने ब्रिंक्स में सेंध लगाने का ख्याल पाल लिया। 1947 में महीनों तक इमारत की जासूसी करने के बाद उसे समझ आ गया कि अकेले यह काम नहीं हो सकता। उसे एक टीम चाहिए थी, वो भी कोई साधारण टीम नहीं। उसने सबसे पहले जोसेफ मैकिनस को शामिल किया, बोस्टन के अंडरवर्ल्ड का कद्दावर नाम जिसका हर कोई सम्मान करता था। मसल पावर के लिए जोसेफ स्पेक्स ओकीफ और स्टैनली गसियोरा को लिया गया। इसके बाद एडोल्फ माफी, माइकल विंसेंट कीगन, थॉमस फ्रांसिस रिचर्डसन और हेनरी बेकर को जोड़ा गया। कुल 11 लोग, हर एक की अपनी खासियत, अपना मकसद, लेकिन सभी को एक ही भूख थी, वह नामुमकिन लगने वाली दौलत। टीम तैयार हुई तो अब बारी थी परफेक्ट प्लान की। पिनो जानता था कि इसमें महीनों लग सकते हैं। उन्होंने एक हरा 1949 फोर्ड ट्रक भी चुराया जो भागने के काम आएगा। नवंबर दिसंबर में बार बार भागने का रास्ता प्रैक्टिस किया। पहचान छिपाने के लिए नेवी पिकोट, दस्ताने, चालक की टोपी और रबर का हैलोवीन मास्क तैयार किया। कई बार कोशिश की, आखिरी मौके पर रुक गए। सही मौका इंतजार था। आखिरकार 17 जनवरी 1950 की रात वो सही मौका आया। रॉक्सबरी में टीम इकट्ठी हुई, ट्रक में सवार हुए और ब्रिंक्स की ओर बढ़े। अंदर घुसते ही सब कुछ मिनटों में हो गया। कर्मचारियों को जमीन पर लिटाया, हाथ बांधे, मुंह पर टेप चिपकाया। महज 35 मिनट में तिजोरी खाली। $15 लाख उस समय नकद और सिक्योरिटीज लेकर गायब। कोस्टा चोरी की सेडान से भागा, बाकी ने अपने अपने अलीबी बना ली। बैनफील्ड ने ट्रक को ठिकाने लगा दिया। परफेक्ट हाइस्ट, या यूं कहें, उन्हें ऐसा लगा। उस समय फेडरल स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन सिर्फ 3 साल का था, लेकिन राज्य का 6 साल। अगर 6 साल तक बच गए तो पैसा कानूनी रूप से उनका और कोई सजा नहीं। घड़ी चल रही थी। डकैती के कुछ मिनट बाद ही पुलिस और एफबीआई पहुंच गए, लेकिन कर्मचारी डर के मारे कुछ बता नहीं पाए। सिर्फ इतना कहा, प्रोफेशनल थे, रोबोट जैसे, बहुत कम बोले। छोड़ा हुआ एक मास्क, टेप और एक टोपी मिली। एक कर्मचारी ने 4 बंदूकें देखी थीं, एक का सीरियल नंबर भी याद था। 2 हफ्ते बाद मिस्टिक नदी के किनारे बच्चों को एक जंग लगी बंदूक मिली। अगले दिन पुलिस को दूसरी बंदूक मिली, दोनों बेकार। फिर शुरू हुआ साक्षात्कार का सिलसिला। पुराने नए ब्रिंक्स कर्मचारी, संदिग्ध लोग। ब्रिंक्स ने $1 लाख का इनाम भी घोषित किया। आखिर एक गवाह ने बताया कि डकैती वाले दिन ब्रिंक्स के पास एक हरा फोर्ड ट्रक कैनवास टॉप वाला खड़ा था। 1 महीने बाद स्टोटन के कचरा डंप में ट्रक के पार्ट्स मिले। ट्रक की पहचान हुई, लेकिन उसे सिर्फ 2 नाम उभरे, ओकीफ और गसियोरा। पूछताछ हुई, दोनों ने कहा शाम 7 बजे से बोस्टन में शराब पी रहे थे। सबूत नहीं थे, छोड़ दिया गया। लेकिन जून 1950 से ही चीजें बिगड़ने लगीं। ब्रिंक्स लूटना मुश्किल था, लेकिन 6 साल तक छिपे रहना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल। 2 सदस्य, ओकीफ और गसियोरा, अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आए। वे रोड ट्रिप पर निकलते, यानी डकैतियां करते। पेंसिल्वेनिया में एक ऐसी ही ट्रिप पर दोनों पकड़े गए। ओकीफ को 3 साल, गसियोरा को 5 से 20 साल की सजा हुई। जेल में रहते हुए एफबीआई ने एक अजीब पैटर्न देखा।
दोनों अपने परिवार को नहीं, बल्कि बोस्टन के कुछ खास लोगों को चिट्ठियां लिख रहे थे कि उनकी कानूनी मदद के लिए पैसे भिजवाए। उन नामों में थे पिनो, मैकिनेस, माफी, बेकर, वही लोग जिनसे डकैती के तुरंत बाद पूछताछ हुई थी। एफबीआई को शक हुआ, सबको फिर बुलाया गया। अली भी कमजोर थे। लगभग हर किसी ने ठीक शाम 7 बजे के आसपास अपनी जगह बदलने की बात कही, यानी डकैती के सटीक समय 7:10 से 7:27 में कोई ठोस गवाह नहीं। जेल में ओकीफ और गसियोरा चुप रहे। 25 नवंबर 1952 को फेडरल ग्रैंड जूरी बैठी। फेडरल लिमिटेशन खत्म होने वाली थी। उम्मीद थी कोई टूटेगा, लेकिन कुछ नहीं निकला। जनवरी 1953 में 3 साल पूरे हुए। फेडरल केस बंद। अब सिर्फ 3 राज्य के साल बाकी थे। अगले 3 साल तनाव से भरे थे। ओकीफ बार बार जेल आता जाता रहा और हर बार वही पुराने साथियों से पैसे मांगता रहा। साथी तंग आ चुके थे। मार्च 19